हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? सब मस्त, सब चंगा। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। इट्स अबाउट मी। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। ठीक है, अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर लें और हमसे कनेक्ट हो जाएं। क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के माय डियर? तो बहुत 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 सारे बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस का। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट होने का मौका देती है, जहाँ पे आपके मन में जैसे भी जो भी डाउट्स होते हैं आप बिंदास होके पूछ सकते हो। इसके अलावा आप क्वेश्चंस आंसर्स में पोलिंग कराते हो। पोलिंग करने से हमको ये फ़ायदा होता है कि पता चलता है कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया, कितने बच्चों ने सवाल को रॉन्ग किया, और जिन्होंने सही किया उन्होंने कितने सेकंड में सवाल को सही किया। ठीक है, नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमेशा और बार बार लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका देती है। जैसा कि आप जानते हो कि यार प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप पढ़ते तो हो, लेकिन पढ़ने के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पढ़ने का तरीका है उसका एनालिसिस कौन करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को जज कौन करेगा। उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे यार मॉक टेस्ट एंड क्विज देते रहना चाहिए। इससे होगा ये कि आप जितनी बार मॉक टेस्ट, जितनी बार हमारा क्विज अटैम्प्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतनी आपकी गलतियां बाहर निकलेंगी, और जितनी गलतियां बाहर निकलेंगी आप उतना अपने आप को निखार पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी के जितना भी प्लान है वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। इट मीन्स एक फिक्स पैटर्न और फिक्स मैनर में अरेंज किया हुआ है। दैट मीन्स आपको जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको डीपीपी मिलती है, उस पर डिस्कशन होते हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं, उसके बाद माइनर टेस्ट होते हैं, फिर मेजर टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट टाइप करवाते हैं, जिससे होता क्या है आप प्रैक्टिस करते रहते हो। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर बना हुआ है। इसके अलावा सारी क्लास एक फिक्स शेड्यूल टाइम पे हैं, फिक्स कोर्स फिक्स्ड है कि इस कोर्स में इतने टाइम में फिनिश होना है। ठीक है, तो सब कुछ एक फिक्स बना हुआ है। इससे आपकी आने वाली क्लास क्लैश नहीं होगी। आपका जो बॉडी क्लॉक है और आपका जो माइंड का क्लॉक है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, और आप हमारे साथ अपने कंफर्ट लेवल पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं यार। सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे इसका समझ में आता है वो ये है कि यार इन केस अगर आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी में यार n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, और बहुत टॉप क्लास के फैकल्टी, इंडिया के सबसे बड़े बड़े फैकल्टीज़ हमारी अनअकैडमी टीम के साथ हैं। आपको इनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। आप n नंबर ऑफ फैकल्टी से जिस टाइम, जितने बजे, जैसा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। आपको लगता है केमिस्ट्री 10 टीचर से पढ़ना चाहिए, आप 10 से पढ़ो। आपको लगता है फिजिक्स 20 से पढ़ना चाहिए, आप फिजिक्स 20 से पढ़ो। डजेंट मैटर, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो टीचर अच्छा लग रहा है, उस क्लास में जाओ, उस क्लास में पढ़ो और वहाँ से ज्ञान लेके आओ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ सीखो। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान को लेने के लिए हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही एफोर्डेबल फीस है माय डियर। मैं इकोनॉमिकल एफोर्डेबल क्यों बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ यार कि जो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होंगे वो करीबन करीबन साल का अगर लगभग मैं मानूँ तो 1.25 से 1.5 लाख लेते होंगे। इससे कम तो बात नहीं करेंगे आईआईटी जेईई और नीट जैसे टॉप सब्जेक्ट के लिए। वहीं पे हम आपसे ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ 30K डिमांड करते हैं, दैट इज 30,000 डिमांड करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। माय डियर, आप इस कोड को यूज़ करके आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल सकता है। प्लीज़ मैं एक बार कोड रिपीट कर रहा हूँ, धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका अमाउंट हो जाएगा 27,000। ठीक है, इस अमाउंट में आप हमारे साथ 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, दैट इज़ PCM,
इसके अलावा आप हमसे n नंबर ऑफ फैकल्टीज से जुड़ सकते हो, ठीक है। इससे बड़ी बात, इससे इकोनॉमिकल चीज़ हो नहीं सकती यार, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, अगर आप अभी 11th में हो या आपका ड्रॉप आउट करने का प्लान है, दोनों में से अगर ऐसी कंडीशन है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह आप यार हमारा 24 मंथ वाला प्लान लो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंस को ऑब्जर्व करो तो आपको डिफरेंस मिलेगा नियरली 5000 का, नियरली, ठीक है। इस डिफरेंस पे देखते हो तो जो जर्नी आपके साथ 12 मंथ की थी वो जर्नी 24 मंथ की होने वाली है। जर्नी लंबी होगी, लंबी दूरी हम मिलकर तय करेंगे तो ज़्यादा आसान, ज़्यादा ईजिली कंफर्ट जोन में एक फिक्स पैटर्न मैनर में तय कर सकेंगे, ठीक है। इसके लिए भी आपको मेरा कोड यूज़ करना है, मेरा कोड वही धीरेन, दैट इज़ DHIREN, ठीक। इसके अलावा माय डियर, अगर आपको लगता है कि आप इस अमाउंट को भी एक साथ नहीं पे कर सकते हो तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। अब आप देखो यार कि अगर मैं पर मंथ की EMI पे चला हूँ तो हमको पर मंथ की EMI पड़ रही है यार 1350। आप सोचो यार, इतनी कम EMI में, इतने कम अमाउंट में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप सोच रहे होगे कि मैं आपको ये 1 महीना, 3 महीना और 6 महीने के लिए क्यों नहीं फोर्स कर रहा हूँ। तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको जल्दी कोर्स ख़त्म करा दिया जाए। पढ़ाने को सब लोग पढ़ा लेते हैं, बट यार हर चीज़ का एक शेड्यूल होता है। आपको खुद पता है कि यार अगर मैं 11th को पढ़ाने बैठ रहे हैं, जितना जिसका जो कि इतना वाइड कोर्स है, आप उसको क्या 6 महीने में ख़त्म कर लोगे? आंसर इज़ नहीं। आप उसको 3 महीने में ख़त्म करोगे, एकदम भूल जाओ, ठीक है। 1 महीने में तो लगेगा पता नहीं हो क्या रहा है, शुरुआत में जैसे लगता है पता नहीं क्या चल रहा है। तो आप कहोगे कि 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने में आपको कुछ प्रॉफिट होगा, तो नहीं यार, ये जो अमाउंट है ये वेस्ट के है और कुछ नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा अच्छा है कि आप 12 मंथ का लो, और अगर और अच्छा हो सके तो आप 24 मंथ का प्लान लो यार, ठीक है। क्योंकि एक फिक्स टाइम होगा आपके पास, अच्छा समय होगा, एक अच्छे टाइम में हम कोर्स को ख़त्म कर पाएंगे यार, ठीक है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि हमारी अनअकैडमी की टीम, हमारे प्राइस में हाइक होने वाला है। IIT JEE की प्राइस में थोड़े से हाइक आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो हाइक आने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो 1 ईयर का जो अभी तक प्लान आपको मेरे कोड से यूज़ करने को मिल रहा था, मेरा कोड धीरेन, इस कोड से आपको 27,000 मिल रहा था, अब वो हाइक होके कितना हो जाने आने वाला है? वो जाने वाला है 34,650, ठीक है। वहीं पे अगर आप 2 ईयर प्लान को देखते हो तो जो आपका 32,400 है वो आपका 55,400 हो जाएगा, मतलब 50,000 करीब आ रहा है। तो जो चीज़ पहले 32,000 की थी अब वो 50,000 की होने वाली है, और हम जल्द ही इसको अनाउंस करने वाले हैं। और ये जो इसकी अनाउंस डेट है वो 10 सितंबर की है यार। 10 सितंबर को ऐसा होने वाला है कि आप के जो नए कोर्स है वो आने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यार जब तक नया कोर्स आए तो प्लीज़ इससे पहले आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। इस करंट प्राइसिंग में आप हमसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि ज़्यादा फीस देने का कोई फ़ायदा नहीं है यार, ठीक है। आपको भी पता है पढ़ना तो है ही है, क्यों हम समय वेस्ट करें, क्यों हम टाइम वेस्ट करें? टाइम की बहुत बड़ी कीमत होती है, ठीक है। सितंबर का समय चल रहा है, आप कोर्स अभी सोचोगे फिर करोगे तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। इट्स द राइट टाइम, फटाफट से इसको ले लो, ठीक है। हमारे नई प्राइस आने से पहले आप इसको परचेज़ कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा माय डियर, आप हमसे जब कनेक्ट होगे तो देखो ये मैंने एक अपना डैशबोर्ड बना रखा है, ये मेरा PYQ सीरीज़ का डैशबोर्ड है। आप हमारी अनअकैडमी ऐप पे जाओगे तो आपको मेरी क्लास मिलेगी, ठीक है। मैंने बहुत सारी क्लास ले रखी है, देख सकते हो मेरी एक टॉप 500 PYQ सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा मैं मॉक टेस्ट भी कराता हूँ, मैंने लास्ट क्लास 11 का मॉक टेस्ट कराया है, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्लास 12 का मॉक टेस्ट होगा, JEE चल रहा है तो कंप्लीट मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा चोज आपके पीछे आपके लगे हुए हैं कि ये भी कराएं, आपको ये भी कराएं, आपको ये भी कराएं। इससे आपका भला है, आपका प्रैक्टिस है, आपका फ़ायदा है यार। तो फटाफट से हमसे कनेक्ट हो जाओ। और एक फ़िक्स टाइमिंग है, जैसे जनरली मैं रात के 9 बजे आता हूँ, मेरी 9 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो मैं आपको 9 बजे लाइव मिलूँगा, ठीक है। ये झलकियाँ कुछ लाइव क्लास की थी, एक मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एक लाइव क्लास के क्वेश्चन मैं करा रहा था। यहाँ पे देखो मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोग लाइव पोल कराते हैं, बच्चे बिंदास होके अपनी मर्जी से जो डाउट्स होते हैं बिंदास होकर बच्चे डाउट पूछते हैं। देख सकते हो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, पोल पोल पोल। इट मीन्स वो हम चाहते हैं कि सर आप क्वेश्चन कर लिया है उन्होंने और हमसे पोल करवा रहे हैं। तो सोचो बड़ा मज़ा आता है यार क्लास में, बहुत बहुत मौज आती है क्लास में यार, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी इस ऐप्स को डाउनलोड करो और हमारे क्लास में कनेक्ट हो जाओ,
ठीक है, यहाँ पे तो हम आपके साथ हैं ही हैं, इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारी लाइव क्लास को अटेंड करो, हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो सोचना नहीं है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वेलकम गाइज, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप सभी को पता है कि यार मैं हर एक चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाता हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो टॉपिक समझाने लायक होता है, मैं समझाता हूँ। इसमें मैं इस सीरीज़ को देखोगे तो ये बहुत पीछे से सीरीज चलती आ रही है। मैंने जीओसी पढ़ाई, मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई, मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया, मैंने कोऑर्डिनेट पढ़ाया, ठीक है, मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाया और अब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ, और वो भी ये रिएक्शन का मैकेनिज्म का पार्ट 9 है यार। मतलब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 1 से 8 तक पढ़ा चुका हूँ। तो सोचो दोस्त, पार्ट 9 को पढ़ने के लिए 1 से 8 पढ़ना आपको थोड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि यार केमिस्ट्री है, सब आपस में इंटररिलेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, वो तो ऑर्गेनिक है तो मर्ज करता चला जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो सर, ये जो नए मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये उनके लिए कि सर ये रिएक्शन मैकेनिज्म तो कोई नाम का चैप्टर ही नहीं है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट माय डियर, ऑर्गेनिक को समझने के लिए ऑर्गेनिक की जान है रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर एक बार आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई तो आप अपने आप कवर कर जाओगे। मैं चैप्टर्स बाद में कराता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म में चैप्टर के बहुत सारे हिस्से यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे पे बिलीव करो, अगर आपको एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप खुद प्रोडक्ट बनेगा। नहीं तो ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ें या तो मोहब्बत होती है या तो नफरत होती है, बीच का इसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, या तो आएगी या तो नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं अभी फ़िलहाल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैंने पीछे से शुरू किया हुआ है, मतलब कंटिन्यू ऑफ पार्ट 8 लिखा हुआ है। तो मतलब मैंने पार्ट 8 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा चुका है, इवन पार्ट 7 में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चला होगा। मैंने वहाँ पे बेसिक आपको बताया है कि क्या कितने टाइप की रिएक्शन होती है, SN1, SN2, SNI, SN1 की क्या कंडीशन है, SN2 की क्या कंडीशन है, कैसे इन्वर्जन होता है, कैसे रिटेंशन होता है, कैसे R और कैसे S देखते हैं, कैसे उनके ग्राफ देखते हैं, कैसे 1 ऑर्डर का ग्राफ होता है, कैसे सेकंड ऑर्डर का ग्राफ होता है, सब कुछ मैंने डिस्कस कर चुका है। मैंने आपको मार्कोनिकोव बताया है, मैंने आपको एंटी मार्कोनिकोव बताया है, बहुत 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 कुछ बता चुका हूँ यार। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्त, आगे बढ़ते हैं यार। शुरू करता हूँ आज का क्लास को, दैट इज़ कंटिन्यूस ऑफ पार्ट 8। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में SN1 SN2 को बहुत शिद्दत से बताया था, और आज कुछ एप्लीकेशंस, कुछ रिएक्शन फ्रॉम द SN1 SN2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन कहो या रिएक्शंस कहो ऑफ SN1 SN2 एंड SNI। ठीक है, तो सबसे पहला आज जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो मैंने पीछे बहुत सारी रिएक्शंस की हुई हैं, इसमें एक पहली रिएक्शन है आज यार, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस एक रिएक्शन है जो कि सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पे बेस्ड है। ओके, SN मैकेनिज्म पे बेस्ड है। ये होता क्या है, करता क्या है कि किसी भी मेटल के एल्कोक्साइड आयन को आप लेंगे और इसको आप एल्काइल हैलाइड से ट्रीट कराएंगे, फॉलोड बाय ड्राई ईथर। यहाँ पे आप ड्राई ईथर डाल दीजिएगा। ठीक है, और ये इसको सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह ले लेगा और ये बन जाएगा, इसको मैं R डैश कर दे रहा हूँ दोस्त, तो ये बन जाएगा तेरा ROR डैश, और यहाँ बाहर निकल जाएगा यार NaX। तो ये आपको ईथर का फॉर्मेशन करता है, मतलब आप एल्काइल हैलाइड एंड मेटल का एल्कोक्साइड आयन, मेटल के तौर मैंने सोडियम ले लिया है, तो सोडियम का एल्कोक्साइड आयन ले लिया आपने, मेटल का एल्कोक्साइड आयन होगा और एल्काइल हैलाइड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉलोड बाय SN मैकेनिज्म। आपका क्या बन जा रहा है, ईथर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। कहने का क्या सेंस है माय डियर, अगर मान लो मेरे पास यार तुम्हारे पास ये C2H5O- Na है और यहाँ पे तुम्हारे पास यार CH3Cl है और आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो देख सकते हो ये रिएक्शन SN मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, इवन SN2 को फॉलो कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मिथाइल हैलाइड है, क्राउडिंग कम है, आपको पता है, इस पे टैक। ठीक है, तो ये बन जाता होगा C2H5OCH3 प्लस बाय प्रोडक्ट में आपको निकालना है तो NaCl निकाल लो, उससे मतलब नहीं है। मेन हमारा प्रोडक्ट है कि हाँ यार हम ईथर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है,
इसको अपन लोग इथाइल मिथाइल इथर के नाम से जानते हैं दोस्त, ठीक है। इथाइल मिथाइल इथर के नाम जानते हैं। तो हमने इथर का फॉर्मेशन किया है। तो ये SN2 मैकेनिज्म का एक जरिया है कि जो विलियमसन सिंथेसिस है वो SN2 मैकेनिज्म में जाती है। अब अगर मैं SN2 ना पढ़ाऊँ, डायरेक्ट बोलूँ विलियमसन सिंथेसिस, तो आप रटने लग जाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पता हो जाएंगी ना, तो आप यूं विलियमसन सिंथेसिस कर लोगे। तो देखो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन है विलियमसन सिंथेसिस को लेके। सबसे पहली कंडीशन है यार कि टू ऑब्टेन द यील्ड ईथर, टू ऑब्टेन द यील्ड ईथर, यील्ड बोले तो अच्छे अमाउंट में, एल्कोक्साइड आयन मस्ट बी 1 डिग्री, और लेस क्राउडेड, and alkoxide ion and alkyl halide must be 1 और 2 डिग्री, ठीक है। कहने का क्या मेरा सेंस मेरे दोस्त, कि मैं कोशिश करूंगा कि एल्कोक्साइड आयन की जो क्राउडिंग हो कम से कम हो, और अल्काइल हैलाइड भी जो है वो हमारा 1 और 2 का हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यार, एक थोड़ी देर के लिए मैंने ये एल्कोक्साइड आयन ले लिया, और यार ये मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया दोस्त, ठीक है। और मैं SN2 को रिएक्शन को फॉलो करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा Lg दैट इज लिविंग ग्रुप, SN2 रिएक्शन है तो बैक अटैक होने की चांसेस होगी। बैक अटैक होगा तो आपको जो यील्ड बन जाएगा वो बन जाएगा CH3CH2O, यहाँ पे आ जाएगा CH3CH3। दोस्त ये आपका क्या तैयार हो गया, ये आपका एक ईथर तैयार हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानते हो, नहीं मानने का मतलब, इफ अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, इफ अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री and alkoxide ion is also crowding, is also crowded, then instant of ether alkene will be formed, then instant of ether alkene will be formed। इथर के अलावा अल्कीन बनने की चांसेस है। मेरे दोस्त क्या कहने का मेरा सेंस है, मेरा सेंस कुछ ये है कि अगर मान लो मैंने इसको भी क्राउडिंग ले लिया और इसको भी क्राउडिंग ले लिया, ठीक है, तो यार दोस्त ये यहाँ पे ये बन जाएगी यार, ये अल्कीन एज ए प्रोडक्ट बन जाएगी। अब हमको ये, मैं ये नहीं कह रहा कि रिएक्शन रॉन्ग है, लेकिन हमको चाहिए क्या, विलियमसन सिंथेसिस से, विलियमसन सिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथर नॉट द अल्कीन। अब यहाँ पे ये हुआ क्या है, यहाँ पे असल में E2 रिएक्शन हुई है, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है। सवाल आपका जायज़ होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कब सब्स्टिट्यूशन होना है और कब एलिमिनेशन होना है। जायज़ सवाल है, एकदम आप सही सोच रहे हो। तो मैं आपको बताऊं दोस्त, पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन पूरी तरह पढ़ा दूंगा, उसके बाद में आपको जब एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे कंपेयर करूँगा कि कब सब्स्टिट्यूशन होता है डियर और कब एलिमिनेशन होता है डियर। इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अभी तक दोस्त मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, मैंने एलिमिनेशन नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं यहाँ पे बाउंड हूँ कि आपको ना बताऊँ, ठीक है। आगे बताऊँगा, बट अभी बस आप मेरी बात मान लो कि यार अगर क्राउडिंग बढ़ जाती है तो इंस्टेंट ऑफ substitution reaction, elimination reaction will take place, ठीक है। and alkene will be formed as a product instead of ether, ether की जगह हमारा अल्कीन प्रोडक्ट बनने लगता है दोस्त, ठीक है। अभी बस आप मेरी मानो कि विलियमसन को समझने के लिए कंडीशंस इतनी याद रखनी है कि एल्कोक्साइड आयन हमारा, कोशिश कर लो कम से कम क्राउडेड हो,
और अल्काइल हैलाइड हमारा 1 डिग्री या 2 डिग्री का हो, ठीक है, तभी जाके वो SN2 मैकेनिज्म दिखाएगा। 3 डिग्री में आपको पता है कि SN1 बन जाता है, और विलियमसन SN1 से जाने की चांसेस नहीं रखते हैं। वो या तो एलिमिनेशन करेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो भी SN2 या तो E2। आगे आने वाले टाइम में जब आप मेरे से E2 पढ़ोगे तो बहुत शिद्दत से इस बात पे दोबारा डिस्कस ज़रूर करेंगे। अभी बस आप चूँकि मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यार कैसे एप्लीकेशन में इस रिएक्शन का रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दोस्त ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। आने वाले टाइम में थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, सपोर्ट करो मेरा, ठीक है। क्यों E2 बना, कैसे बना, कब क्या बनता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे यार, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आप मेरा पेशेंस रख के मेरा साथ दोगे। नेक्स्ट आएगा दोस्त रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शन होती है वो कैसे टेक प्लेस होती है, और इसमें भी क्या कंडीशंस होती हैं। तो अगर मान लो मेरे पास ये कोई अल्काइल हैलाइड है, चाहे वो 1 डिग्री का होना चाहिए, वो 2 डिग्री का होना चाहिए, वो जब अमोनिया से रिएक्ट करता है फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म, तो वो आपका एमाइन बनाता है। आओ इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं यार। मान लो मेरे पास यहाँ पे था C2H5Cl था, यहाँ पे मेरे पास अमोनिया था। तो देखना कितना इजीली मैकेनिज्म टेक प्लेस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है कि यार यहाँ ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव है, ये वाला पार्ट पार्शली पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म। जब इस पर अटैक करेगा तो ये बाहर हो रहा होगा, इट्स समथिंग लाइक कुछ दोस्त ऐसे हो जाएगा क्या कि यहाँ पे आने लग जाएगा CH2CH3, यहाँ दोस्त Cl बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। वैलेंसी का ख्याल रखना है हमें थोड़ा सा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से बाहर निकल रहा होगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो फाइनली हमको क्या बन जाएगा CH2 CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, ठीक है दोस्त। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है। आप इसको और शिद्दत समझ सकते हो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यार पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है, वहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो जो अमोनिया होगी वो इसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करने वाली है, ठीक है। तो सिग्मा एस्ट्रिक एंटी बॉन्डिंग हमने बहुत बार देखा है, CCl के एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्त। पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, ये यहाँ से बाहर निकला और दोस्त कुछ ऐसा बन गया यार, प्लस बाहर का निकल गया, अच्छे निकल गया। तो देखो ये हमारी क्या तैयार हो गई यार, ये हमारी अमाइन तैयार हो गई, ठीक है। इसमें भी कोशिश करना है हमको कि 1 डिग्री और 2 डिग्री रखना है। देखो मैंने मेंशन किया है अल्काइल हैलाइड का 1 डिग्री रखो, 2 डिग्री रखो, SN2 को फॉलो कराने के लिए। 3 डिग्री दोस्त मत रखना, 3 डिग्री दोस्त मत रखना, क्योंकि वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जगह माय डियर एलिमिनेशन होने की चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी बस आप मेरी बात मानो कि हम लोग कब सब्स्टिट्यूशन कराते हैं और कब हम लोग एलिमिनेशन कराते हैं, कब सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। बस एलिमिनेशन पर भी ध्यान आपको नहीं देना है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तीसरा आएगा यार रिएक्शन विथ इथाइन सॉल्ट्स या अल्काइन सॉल्ट्स। ये है मेरे अल्काइन सॉल्ट्स, ठीक है। जैसे आपको पता होगा यार कि ये जो इथाइन होते हैं दोस्त, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ये एसिडिक प्रोटॉन होता है। तो अगर मैं इसमें बेस डालूंगा तो ये यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस होगी, और जब दोस्त ऐसा होगा तो ये माइनस आएगा दोस्त और ये प्लस आएगा दोस्त, ठीक है। और अमोनिया गैस बाहर निकल जाने वाली है। तो यार ये मेरा जो हिस्सा दिख रहा है तेरे को, ये कैसे काम करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है। और तेरे पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, और इस अल्काइल हैलाइड में फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म कराइयो, फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म कराना, मतलब ये इस पे बैक के अटैक कराना, या मैकेनिज्म में देख चुके हैं यार। तो ये CH बन जाएगा, मतलब अल्काइन का फॉर्मेशन हो सकता है। यूँ कहूँ कि मैंने इथाइन से अल्काइन बनाया, यूँ कहूँ कि मैंने नंबर ऑफ कार्बन का इंक्रीमेंट किया, चेन रिएक्शन कह सकते हो। ये चेन रिएक्शन को मैंने फॉलो किया है, ओके। हाँ दोस्त, ये आगे भी बढ़ सकती है, नो डाउट यार,
अगर तुम सोच सही रहे हो ये ऐसे था, तो फिर से आप तुम इसमें NaNH2 डाल दो। ऐसा करने से तेरे को फिर से ये मिल जाएगा, और ये यार फिर से तेरा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तेरे पास कोई R-X होगा फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म। देखो मैं कुछ नया नहीं कर रहा, जो मैंने पीछे पढ़ाया है बस आज उसका एप्लीकेशन करा रहा हूँ यार। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे और क्या क्या कब कब कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत मस्त सीरीज़ है ये पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म की। एक बार अगर जहन में आ गई तो समझ लो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई यार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहे हो कोशिश कर रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड सिर्फ 1 डिग्री रखूँ या मैक्सिमम 2 रखूँ। ये जो अल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री रखूँ दोस्त, या मैक्सिमम 2 डिग्री रखूँ। 3 तो नहीं रखूँगा, क्राउडिंग की वजह से एक्सेस क्राउडिंग हो जाएगी, तो वो सब्स्टिट्यूशन की जगह अगेन एलिमिनेशन हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो ये एक टाइप का रिएक्शन है। उसी तरह यही चीज़ अगर आपके सामने ऐसे आ जाती है, यहाँ पे RX है और यहाँ पे थायो ऑल है, इसको थायोल बुलाते हैं। जैसे अल्कोहल होता है इसको थायोल बुलाते हैं। तो कुछ नहीं होगा, इसमें साथ भी SN2 रिएक्शन फॉलो होगी। ये इसके बैक पे अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा RS। वैलेंसी पूरी कर देना यार, CH3 प्लस बाहर निकलना होगा, जब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं थायो इथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था यार, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक Cl उसने यहाँ लगाया था, एक Cl उसने यहाँ लगाया था दोस्त, और उसने कुछ ऐसे दे रखा था। और तो उससे बोला था कि प्रोडक्ट बना दे यार, नंबरिंग कर लेना, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, और दोस्त ये 4 नंबर। ठीक है, मुझे इनका अटैक कराना है। तो देखो कुछ नहीं करूँगा, अटैक कराऊंगा। एक बार इस साइड से अटैक कराऊंगा और एक बार इस साइड से अटैक कराऊंगा। मतलब कह सकते हो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या यार, ये ऐसे, यहाँ पे आएगा सल्फ़र, यहाँ पे आएगा सल्फ़र, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है, तो ये 1 और 2 कार्बन और ये जुड़ गया। तो इसका आंसर दोस्त कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बीच में सल्फ़र, और एक रिंग सी बन गई तुम्हारे सामने, तो उसका आंसर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये दोनों हाइलाइट्स पे असन फॉलो वही हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। मेन बस तुम्हें देखना है कि मैकेनिज्म कौन सी फॉलो हो रही है, और उससे अपने यील्ड का डिसीजन आप लोगे। ठीक है, मैकेनिज्म अगर रॉन्ग हो जाएगी तो यील्ड रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैकेनिज्म पे बार बार मैं फोर्स कर रहा हूँ, प्लीज़ ख्याल रखो इस बात का। ठीक, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी यार, अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ मेरा कोड यूज़ करना, मेरा कोड धीरेन है यार, DHIREN। इस कोड से ही आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यार जितनी जल्दी हो सके हमारे करंट प्राइस पे इस प्लान को ले लो, अदरवाइज़ प्राइस हाइक कर जाएगी तो आपका लॉस है, वही चीज़ आपको महंगी मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं यार, एक डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। डेफिनेशन की साइड बात करें तो दोज न्यूक्लियोफाइल which has two donor side, डोनर बोलूँ या अटैकिंग साइड बोलूँ, यहाँ पे अटैकिंग साइड बोलूँ, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिएक्शन only one is participate. फॉर एग्जाम्पल यार, एग्जाम्पल लेते हैं, एक साइनाइड का एग्जाम्पल लेते हैं, C∼Bond N- का। आप देख सकते हो दोस्त कि तुम्हारे पास एक C है और एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल है साइड पर अटैक करने की। एक साइड है कार्बन का नेगेटिव चार्ज और एक है नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो आप दोनों साइड से अटैक करा सकते हो, आइदर कार्बन नेगेटिव चार्ज से और आइदर नाइट्रोजन के लोन पेयर से, बट एक टाइम पे आप एक कराओगे। बोल रहा है ना इसमें कि 2 साइड्स है
अटैक करने की ये भी साइड हो सकती है, अटैक करने की ये भी साइड हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिएक्शन ओनली वन इज पार्टिसिपेट या ओनली वन इज एक्टिव एट ए टाइम, एट ए टाइम, ठीक है, ओनली वन इज एक्टिव एट ए टाइम, एक टाइम पे सिर्फ एक ही एक्टिव होगा, दूसरा क्या होगा, इनएक्टिव होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं रिएक्शन विथ KCN एंड AgCN। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बात करता हूँ मैं KCN के बारे में। तो KCN में यार K और CN के अंदर जो है आयनिक बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है दोस्त? आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो जब यार इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होगी तो ये K+ और ये CN- में ब्रेक होगा। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कैसा है, ये क्या है, ये मेरा एक न्यूक्लियोफाइल है और मैं क्या करने वाला हूँ, एक अल्काइल हैलाइड लेने वाला हूँ और इस न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट कराने वाला हूँ, जो ये हमारा KCN में CN- वाला न्यूक्लियोफाइल था, इसका मैं अटैक कराने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इसका अटैक ऐसे कराया, इस बॉन्ड को खोला और जैसे इस बॉन्ड को खोला तो ये मुझे C ट्रिपल बॉन्ड N बाहर निकल गई और साइनाइड डल गया। इसको अपन लोग एल्काइल साइनाइड बुलाते हैं यार। ठीक है, हाँ, मन में ज़रूर सवाल होगा, सर आपको कैसे सपने आए कि सर कार्बन का नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन में से आपने कार्बन का अटैक क्यों कराया, जबकि आपने कहा था कि सर दो अटैकिंग साइड हैं। अटैकिंग साइड दो तरह से हो सकती है, कार्बन से भी हो सकती है सर और नाइट्रोजन से भी हो सकती है सर, तो आपको कैसे पता चला कि कार्बन से ही करना है? तो मेरे दोस्त आओ एक बात बताएं, देखो मेरे भाई, ऐसा है कि यार अगर मैं आपसे पूछूं एक आयनिक न्यूक्लियोफाइल, मैंने बताया हुआ है फिर बता रहा हूँ, एक आयनिक न्यूक्लियोफाइल और एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो तुरंत दिल से आवाज़ आ जाएगी सर आयनिक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आप बताओ नाइट्रोजन कैसा है हमारा? नाइट्रोजन हमारा एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर वाला, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक आयनिक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए वो तुमसे पूछेगा नहीं नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन भाई तुम जाओगे कि मैं जाऊँ? चुपचाप कार्बन जाके अटैक करके चला आएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन से अटैक कराना है तो तुम्हें कार्बन की आत्मा को संतुष्टि देनी होगी। क्या कहा दोस्त मैंने कहा कि तुम्हें कार्बन की आत्मा को संतुष्टि देनी होगी, और वो संतुष्टि तुम कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में दे पाओगे, वो तुम संतुष्टि उसको कुछ उसके कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे पाओगे, अदरवाइज आप उसको संतुष्टि नहीं दे सकते हो। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन को एक्टिव कराने के लिए कार्बन को आपको डिसएक्टिव करना पड़ेगा, और उसको संतुष्टि आप तभी दे पाओगे जब उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से उसकी आत्मा को संतुष्ट करोगे। तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या चाह रहा हूँ। तो जब याद रखना यार, जब कभी भी KCN से रिएक्ट होता है तो उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है अपने पास आयनिक बॉन्डिंग है यार, और आयनिक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इंस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन का लोन पे। लेकिन अगर इन केस ऑफ रिएक्शन विथ, मैं AgCN की बात करूं दोस्त, रिएक्शन विथ AgCN की बात करूं तो यार यहाँ पे कुछ ऐसे बनने लगता है। इसका मतलब ये AgCN के अंदर कौन सी बॉन्ड है? इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होती है। अब देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, लॉजिक सोचो, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये वाली बॉन्ड तो ब्रेक होगी नहीं, तो बचा नाइट्रोजन का क्या? लोन पेयर। बचा नाइट्रोजन का क्या? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर असल में अटैक करने के लिए तत्पर रहता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करने के लिए तत्पर रहता है, और इस वजह से आपको ये ईल्ड मिलती है ऊपर वाली। तो बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिएक्शन ओनली वन इज एक्टिव एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ एक ही एक्टिव होता है, दूसरा डिसएक्टिव रहता है। दूसरी बात मेरे दोस्त, मैंने बताया कि कार्बन और नाइट्रोजन में दोनों पे ही नेगेटिव, एक में नेगेटिव चार्ज एक पे लोन पेयर है, तो नेगेटिव चार्ज इंतजार नहीं करेगा लोन पेयर से बड़े रिस्पेक्ट पूछने के लिए, भाई तू जाएगा कि मैं जाऊँगा, वो चुपचाप अटैक करने चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द आयनिक न्यूक्लियोफाइल इज मोर एंड मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल वन। हाँ, अगर तुझे नाइट्रोजन के अटैक कराना है तो कार्बन की आत्मा को संतुष्टि देनी होगी बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देख सकते हो यहाँ पे इसने नाइट्रोजन ने कार्बन की आत्मा को, नाइट्रोजन ने कार्बन की आत्मा को संतुष्टि दी है कि हाँ भाई तेरे को तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना यार,
हैं, तो मैं तद्दुस कर रहा हूँ तेरे को, अब मैं जा रहा हूँ अटैक करने। तो इन केस ऑफ AgCN आप देखते हो कि वहाँ के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन अटैक करता है, जबकि इन केस ऑफ CN आयनिक बॉन्डिंग होती है KCN वाले फॉर्म में, तो वहाँ पे आपका साइनाइड अटैक करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक आध एप्लीकेशन और है। अगर यही मेरे पास था, क्या कि मेरे पास RX है और मैंने इसको KCN से रिएक्ट कराया, तो यार मेरा RCN बना। अब मैं तुम्हें बस थोड़ी सी और नॉलेज दे दूँ कि अगर तुम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, तो दोस्त आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और अगर पार्शियली हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एमाइड मिलेगा। और रिडक्शन करोगे, रिडक्शन के लिए आप NaETOH डालो, चाहे LiAlH4 डालो, चाहे आप हाइड्रोजन निकल PD के साथ डालो, तो आपको एमाइन मिलता है। और अगर आप इसको SnCl2 से रिएक्ट कराते हो HCl के साथ, तो आपको दोस्त एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल देना यार, ये मैंने नहीं डाला है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे तुम पानी डाल देना। तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है साइनाइड से होने वाली रिएक्शन। साइनाइड से होने वाली कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियली हाइड्रोलिसिस पर एमाइड, रिडक्शन करने पर एमाइड, और SnCl2 HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड। ठीक है दोस्त, ये याद रखोगे, आने वाले टाइम में क्वेश्चन करते टाइम वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन कराएगा और आपके मज़े लेगा, आपको परेशान करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, यार मैंने पीछे कराया हुआ है। जैसे आपको देगा ये Cl2 UV यहाँ पे, और यहाँ देगा UV लाइट, ये प्रोडक्ट बनाएगा A, यहाँ प्रोडक्ट से A से बनवाएगा KCN डलवाएगा, तो तेरा बनेगा प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट B को बोलेगा हाइड्रोलिसिस करो, तो बोलेगा प्रोडक्ट C बनाओ। अब देखो, 2-3 रिएक्शन को मर्ज करवाएगा, 2-3 मैकेनिज्म्स को मर्ज करवाएगा। ओके, आप मैकेनिज्म के साथ कायदे में बताओगे कि कौन में क्या मैकेनिज्म लगने वाली है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है UV लाइट, HNO लिखा हुआ है, तो उसका मतलब कौन सी रिएक्शन होने वाली है? बोलो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है क्या? तो ये Cl, ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? 2 डिग्री का। तो मैं कहाँ अटैक करूँगा? 2 डिग्री वाले पे। तो मेरा A कुछ ऐसा बनेगा दोस्त, ये बन गया A। इसमें यार तू KCN डालेगा, तेरे को B बनेगा। अच्छा, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन? ये आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो ये आपकी SN2 मैकेनिज्म जा रही है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर। देख रहे हो मैं कैसे मैकेनिज्म से खेल रहा हूँ। उसके बाद तो अभी बताया तेरे को यार कि तू इसका हाइड्रोलिसिस कर दे तो तेरे को क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों मैकेनिज्म का यूज़ किया है, दो क्या मैं 10-10 यूज़ कर लूँ यार। ठीक है, वो तो तुम्हारे और मेरे हाथ में खेलने का क्वेश्चन है, जो तुम्हारे और मेरे हाथ में खोलने का क्वेश्चन है। आओ देखें, थोड़ा सा अच्छा बना देना यार। लो मेरे भाई, ये है, यहाँ प्रोडक्ट A बनवाएगा, यहाँ से तुमसे KCN डलवा के प्रोडक्ट B बनवाएगा। इसका LiAlH4 में डालेगा, हीट कर देगा, या लिखा होगा NaETOH, और तो प्रोडक्ट C बनाएगा। आइडेंटिफाई ABC एंड रिप्लाई करना, बुद्धि लगाना, कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करनी है। ठीक है, और क्या क्या होने वाला है। ठीक है, आओ दोस्त खेलते हैं। सबसे पहले देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाने वाली है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाने वाली है दोस्त। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाने वाली है दोस्त, क्योंकि यहाँ हाई डेंसिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाने वाली है, फॉलोड बाय
मिथाइल शिफ्ट, है ना, मिथाइल शिफ्ट कर लेगा। मैं सीधे ए बना रहा हूँ, तेरी कुछ ऐसे। अब तू उसको केसिन में डाल रहा है, दोस्त तेरा यहाँ CN आएगा यार, और तू साइनाइड का क्या करेगा, अब रिडक्शन कर देगा। तो तेरा एमाइन आ जाएगा। ओके, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं कैसे 2-3 मैकेनिज्म का फ़ायदा उठाता हूँ। पहले हाँ, यहाँ पे हमने लगाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे हमने लगाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे तो रिडक्शन किया, ओनली रिडक्शन किया। तो एक चीज़ को करने के बहुत सारे फॉर्म हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास जो भी मैंने किया था अगला एप्लीकेशन, अगर हमारे पास AX को मैंने AGCN से रैक कराया था, मैंने बताया था कि यहाँ पे भी ऐसे मैकेनिज्म फॉलो होगी और यहाँ पे RNC बनता है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन याद रखना है, इसका एप्लीकेशन याद रखना है। इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर तुम्हारा इसका आप हार्डलिसिस करोगे, कंप्लीट हार्डलिसिस, तो आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, और अगर आप इसका रिडक्शन करोगे तो आपको 2 डिग्री अमाइन मिलेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, ओके। तो याद रखने वाली बात है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमको याद करनी है, कुछ चीज़ें रखनी है, ओके। आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। सेम नेक्स्ट एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आता है, उसको बोलते हैं नाइट्राइटो NN नाइट्राइटो O। ठीक है, ये कैसे काम करता है तो मैं आपको बता दूं। KNO2 होता है, ओके। KNO2 कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में आएगा आपके साथ, ठीक है, और ये कुछ ऐसा होता है K+O-। अब खुद सोचो कि अगर तुम्हारे पास यार RX है यार और तेरे पास KNO2 है, तो बच्चे आप बताओ क्या करना चाहोगे। अंडरस्टूड है यार, O- है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, किसका अटैक होगा। तो ऑक्सीजन इतना अच्छा नहीं है कि नाइट्रोजन से पूछेगा भाई तू जाएगा कि मैं जाएगा, अंडरस्टूड है, वो चुपचाप चला जाएगा अटैक करने, और इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइटो O। ठीक है, यही चीज़ अगर आप AgNO2 के साथ करते हो तो यहाँ पे बनता है RNO2, जैसे यहाँ पे ONO बना था ना, तो हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन की आत्मा को संतुष्टि दी गई होगी बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना भाई। देखो मैंने तुमसे क्या कहा था कि एक पॉसिबिलिटी इसकी ये है, और दोस्त एक पॉसिबिलिटी इसकी ये है, अगर तुम्हें इससे अटैक कराना है तो बताओ वैसे तुरंत यहाँ पे ले आओ, पॉजिटिव चार्ज अटैक मार दो। लेकिन अगर तुम्हें नाइट्रोजन से अटैक कराना है तो तुम्हें ऑक्सीजन की आत्मा को संतुष्ट करना पड़ेगा, तो मैंने पीछे किया था, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड में मैंने किया कि आइसोसाइनाइड की आत्मा में जो कार्बन की आत्मा थी संतुष्ट करना पड़ा, उसको कोऑर्डिनेट से भैया ले तू इलेक्ट्रॉन खा ले। अब ये जाके अटैक कर रहा है, तो ये जो ऊपर मैकेनिज्म चल रही है ना तेरे साथ, ये यही हो रही है। इसको हम लोग एल्काइल नाइट्राइटो N बुलाते हैं, एल्काइल नाइट्राइटो N बुलाते हैं। N यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि यार ये नाइट्रोजन इस अल्काइल ग्रुप से अटैक कर रहा है, और यहाँ पे O रिप्रेजेंट करता है कि यार हाँ यार
ये ऑक्सीजन एल्गाइल से अटैच हो रहा है। ठीक है, तो कौन कब अटैच होगा इसके बारे में आपको दिमाग लगाना होगा। तो आपको याद करना है कि अगर KNO2 है तो अपन लोग नाइट्राइटो O बनाएंगे, अल्काइल नाइट्राइटो O बनाएंगे, और AgNO2 है तो अल्काइल नाइट्राइटो N बनाएंगे। ठीक है, ठीक, अच्छी में आ रही है। अगला आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्कोहल्स। आज मैंने क्या कहा था, मैं आपका एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं बस। हम अल्कोहल्स में देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे टेक प्लेस कर रही है। तो देखो, ये तुम्हारे पास ROH है और आप इसको HX से रिएक्ट करा रहे हो। ठीक है, अब लॉजिकली सोचना दोस्त, ये H+ है, ये X- है, यहाँ पे लोन पेयर है। तुमसे मैं पूछूं कि किसका पहले अटैक कराओगे, तो आंसर है दैट ये जो H है ना, ये इसको पहले प्रोटोनेट करने जाएगा। जब ये प्रोटोनेट करने जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब RX- जो है बेचारा, वो अब अटैक करेगा, वो फॉलोड बाय SN मैकेनिज्म। इवन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन थोड़ा फ्री होके मिलता है। यहाँ पार्शली नेगेटिव का चार्ज, यहाँ पार्शली पॉजिटिव का चार्ज। और दोस्त, ये जो अल्काइल हैलाइड है ये खटक से इस पर अटैक मारेगा। मतलब जो X- एज अ न्यूक्लियोफाइल है, ये फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा और RX बन जाएगा, और बाहर तेरा क्या निकल जाएगा, गंगा जल, पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या तैयार हो गया यार, ये आपका अल्काइल हैलाइड तैयार हो गया। अब देखो, जब तुम हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, तुम्हारे टीचर्स या तुम कभी पढ़े होगे तो सीधे आते हैं ROH कैसे से रिएक्शन कराते हैं। भैया मेरे कौन से टाइप का मैकेनिज्म है ये तो बता दो। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि देखो SN1 है। ठीक है, कि SN1 मैकेनिज्म से फॉलो कर रहा है। मतलब मेरे दोस्त SN1 कर रहा है, इसका मतलब हम लोग रीअरेंजमेंट भी कराएंगे, हम लोग मिथाइल शिफ्ट भी करा सकते हैं, हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट भी करा सकते हैं, हम लोग रिंग एक्सपेंशन भी करा सकते हैं, हम लोग रिंग कंप्रेशन भी करा सकते हैं। जैसी ज़रूरत पड़ेगी अपन लोग वैसा गेम खेलेंगे। ठीक है ना यार, ओके। तो मैं सीधे सीधे क्यों ना बोलूँ कि भैया हमको पता ही भी है वैसे भी कि SN1 की जो रिएक्शन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। तो यहाँ पे भी अल्कोहल की स्टेबिलिटी देख लेंगे, अल्कोहल में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लेंगे, है ना भाई। अगर तुम्हारे पास दोस्त एक ये एग्जाम में सवाल आ जाता है ROH है, एक यार तेरे पास सवाल ये आ जाता है, और एक आपके पास सवाल ये आ जाता है, और तीनों को HI से रिएक्ट करा रहा है। प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बस मैं आपसे इसका रेट R1 मान ले रहा हूँ, इसका रेट R2 मान लेता हूँ, और इसका रेट R3 मान लेता हूँ, और आपसे बोलता हूँ बताओ R1, R2 और R3 में सबसे अच्छी यील्ड के साथ कौन देगा। तो बट ऑब्वियस है यार, इसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई R3, R2 और R1। कार्बोकैटायन आपको पता है ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, बताने की ज़रूरत नहीं समझता यार। ठीक है, इतने आप बड़े हो चुके हो मेरे साथ कर करके। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घबराइए मत, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, मैकेनिज्म चेक करनी है और अपने आप को यील्ड देनी है। जैसे आओ दोस्त, यहाँ पे आएगा CH2OH है, और मान ले तेरे को HI से रिएक्शन करवाना है। ठीक है, जल्दी मत मचाना, आराम से एकदम H+ और I-, है ना। पहले इसको प्रोटोनेट कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो रहा है। कुछ मिस्टेक हो रही है, मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने जा रहा हूँ दोस्त। जब ब्रेक करूँगा तो कंडीशन दोस्त कुछ ऐसी आएगी, CH2I। अभी रुक जाना, I- का जल्दीबाजी में चेक मत करा देना। देख सकता है कि यहाँ पे
5 की रिंग है और बाय द हेल्प ऑफ रिंग एक्सपेंशन जो हम पहले पढ़ के आए हैं कार्बोकैटायन यहाँ पहुँचेगा। मैंने अब कर दिया, अब तुम समझ जाओ कैसे किया। कुछ नहीं किया यार, ये नेगेटिव से इंट्रैक्ट अंदर घुसेड़ दिया उसको, ठीक है। अब इसके बाद तुम I माइनस का यार अटैक कराओगे, और जब तुम उसको अटैक कराओगे तो तुम्हारा यील्ड अपने आप तेरे हाथ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले आपने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन किया। इसके बाद यहाँ पे आपने रिंग का एक्सपेंशन किया, यहाँ पे आपने अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किया, फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन रखा मेरे पास, और इसने कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया रखा है यार, और ये इसको किस में कर रहा है, HBr से रिएक्ट करा रहा है, प्रोडक्ट A बना रहा है, A को केसिन में डाल रहा है और प्रोडक्ट B बना रहा है। देखो दोनों को मर्ज करेगा, दोनों को मर्ज करेगा SN1 SN2 को, और इसके बाद यहाँ पे इसने लिखा है H3O प्लस कम्प्लीटली हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस कम्प्लीटली हाइड्रोलिसिस, और प्रोडक्ट बना रहा है C। देखो दोनों अभी जो पीछे पढ़ के आए हैं क्लब हो जाएगी। अब करना है अपन लोग ने क्वेश्चन, अब करना है अपन लोग ने क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मैंने ज़्यादा बना दिया है दोस्त यार, 1 सेकंड बस रुकना है। ये ऐसे हो जाएगा यार, ये इस पे रखा दोस्त, ठीक है। चल शुरू हो जा। सबसे पहले बुद्धि लगाओगे कौन सी मैकेनिज्म होगी, फिर बुद्धि लगाओगे कौन सी मैकेनिज्म होगी। देखो हिंट दे रहा हूँ, हिंट ये है कि यहाँ पे लगेगी SN1, यहाँ लगेगी SN2। कितना आसान है, वही पहले प्रोटोनेट किया है। मैं प्रोटोनेट करके सिर्फ कार्बोकैटायन बनाता हूँ दोस्त, ठीक है। अभी मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करा रहा, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं बहुत फूक के कदम लेता हूँ। न्यूक्लियोफाइल का अटैक मैं तब कराऊंगा जब मुझे कार्बोकैटायन और स्टेबल नज़र आएगा, या लगेगा कि और स्टेबल है या नहीं, पहले मैं उसको करूँगा। तो देखो यहाँ पे तुम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगाओ, ऐसा करने से दोस्त तुम यहाँ पहुँचोगे। अब तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ दोस्त, फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज्म, खटक से अपने अटैक किया, हम यहाँ पहुँचे दोस्त। अच्छा I नहीं था BR था यार, ठीक है ना, जल्दीबाजी में I के चक्कर पड़ गया, और तेरा यहाँ पे BR आ गया, ठीक है। अब SN1 हो गया, अब SN2 होने की चांसेस बहुत ना के बराबर होने वाली हैं, SN2 होने की चांसेस बहुत ना के बराबर होने वाली हैं, बट ठीक है चलो, है ना। क्यों मैं ना के बराबर बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 3 डिग्री है, क्राउडिंग बहुत तगड़ी है, इसलिए हो तो जाएगा। क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन दिया तो है, तो उसके बाद क्या करना है अपन लोग ने, हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है दोस्त, मेरी बात समझ में आ रही है, आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देख रहे हो मैं कैसे रिएक्शन का यूज़ ले रहा हूँ, कैसे मैं उसको क्लब कर रहा हूँ, और मैं कैसे उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो हम ये देख रहे थे अल्कोहल्स में कैसे SN रिएक्शन फॉलो होती है। आगे बढ़ते हैं यार, एक टेस्ट होता है, नेक्स्ट आता है, अल्कोहल के अंदर ही चलेगी कहानी, उसको बोलते हैं लूकास टेस्ट। एक रिएजेंट होता है लूकास रिएजेंट, याद हो तो, अगर एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl यूज़ करते हैं इसमें अपन लोग, याद रखना, कंसनट्रेटेड करते हैं, डाइल्यूट नहीं करते हैं। एक बार बहुत पुराना क्वेश्चन है, नीट में पूछा था इन्होंने कि भाई लूकास टेस्ट में किसको यूज़ करते हैं, तो कभी कोई टुच्चा क्वेश्चन चला आता है
बट वो बारीकी देखना चाहते हैं कंसनट्रेटेड HCl है या डाइल्यूट HCl है, तो बट ऑब्वियस यार यहाँ पे हमेशा कंसनट्रेटेड HCl होता है। ठीक है, खासियत ये है कि अगर तुम्हारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका मेन जो मोटिव है कि एक डिब्बे में तुम्हारे पास मान लो 3 है, एक डिब्बे में 2 है, 1 है, तो अल्कोहल तो सब तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे, तुम कैसे जज कर पाओगे कि हाँ यार यही मेरा 3 है, यही मेरा 2 है, यही मेरा 1 है। तो उसके लिए हम लोग लुकास टेस्ट करते हैं। इसका मेन मोटिव होता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल को रखे हुए डिब्बे में डिस्टिंग्विश कर सके। इसको अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना होगा तो मैं इस लुकास रिएजेंट का सहारा लूँगा, इस लुकास टेस्ट का सहारा लूँगा और रिएक्शन को प्रोसीड कराऊँगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं दोस्त। वही सेम मैकेनिज्म है यार, वही सेम मैकेनिज्म है दोस्त। ये ROH है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्क HCl पड़ा है, तो H+Cl- वाला हिस्सा आएगा, पहले ये प्रोटोनेट करेगा, फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज्म होने की चांसेस होगी। ये ऐसे यहाँ आया कार्बोकेटाइन दोस्त। इसके बाद और कोई पोजीशन है नहीं, इसलिए आपने कार्बोकेटाइन फ्री होते ही इसको अटैक कराया और यहाँ पे Cl लाया। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बनता है ये इमीडिएटली बनता है, मतलब चूंकि ये 3 डिग्री है तो आपको पता है कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री बहुत फास्टर होता है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनता है ये इमीडिएटली बनता है। इसको बोलते हैं इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर्स, तुरंत टर्बिडिटी आपको दिखाई देने लगेगी और फ्यूम्स निकलते हैं, वाइट फ्यूम्स निकलते हैं थोड़े और इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर होती है। अब मैं मैकेनिज्म 2 और 1 के लिए नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट तो वही बनना है, बस मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर यही चीज़ दे दोस्त मेरे साथ 2 डिग्री अल्कोहल के लिए होती, वही कॉन्क HCl एंड NitroZnCl2, ठीक है, तो बनता तो यहाँ पे प्रोडक्ट, लेकिन थोड़ा सा जैसे वहाँ पे इमीडिएटली हुआ है, तो यहाँ पे बुक्स लिखती हैं यार 5 से लेकर 10 मिनट में ऐसा होता है। बुक्स क्या लिखती हैं, हमने लैब में भी इसको किया है, ठीक है, 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी अपीयर्स होती है। एंड यार 5 फ्यूम्स निकलती हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ऐसा होता है, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ हम देखने जा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो सुनना मेरी बात कि भाई बहुत सारी किताबें लिखती है नो रिएक्शन, बट नो रिएक्शन होने का कोई तुक नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि होती होगी, लेकिन टाइम टेकन होगा, करीबन 30 से लेकर 40 मिनट के करीब में टर्बिडिटी आने लगती है। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं होता, बट आप लिखते हो नो रिएक्शन, लेकिन होगी, लेकिन वही थोड़ा टाइम लेगा, 30 से 40 मिनट, इट्स टेक रिएक्शन टाइम। द रीज़न बिहाइंड यार ये 1 डिग्री है और वो 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, तो मोर द स्टेबल ऑफ कार्बोकेटाइन फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होगी, फास्टर होगी। इसलिए अगर डिब्बे में तुम्हारे पास 3 डिग्री रखा है, 2 डिग्री रखा है और 1 डिग्री रखा है, तो सबसे फास्ट कौन चला जाएगा यार, तुम्हारा 3 डिग्री चला जाएगा, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे लास्ट में क्या जाएगा तुम्हारा 1 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज द वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त, आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। ठीक है, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फेवर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। तो देखो इसने कहीं मेंशन नहीं किया है कि आप SN1 की बात कर रहे हो कि SN2 की बात कर रहे हो, तो मैं पहले ऑप्शन ए वाले की बात करता हूँ
तो SN वाले के क्वेश्चन में जब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अगर मैं SN1 की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं SN1 की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि ब्रिज के कार्बोकटायन पे अगर होता है तो एज पर ब्रिज रूल मैंने बताया है कि कभी भी ब्रिज के कार्बोकटायन पे SN1 रिएक्शन फॉलो नहीं होती है। मतलब इस A वाले पे SN1 रिएक्शन तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात SN2 भी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, इवन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, तो SN2 भी यहाँ से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही चीज़ देखो अगर मैं B वाले के साथ बात करूँ दोस्त, तो बेंजीन पे यहाँ पे Br लगा हुआ है, तो आपको पता है मैंने पीछे बताया है कि इट्स अ टफ टास्क फॉर अ न्यूक्लियोफाइल टू ब्रेक द डबल बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजोनेंस होने वाला है। रेजोनेंस होने की वजह से आप इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पास ही डबल बॉन्ड है। तो ये भी SN1 नहीं चाहेगा और ना ही SN2 चाहेगा। ठीक है, जबकि थर्ड वाले क्वेश्चन में दोस्त अगर मैं देखूँ तो ठीक है, SN1 तो देखो एकदम नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री का हाइलाइट है, 1 डिग्री का हाइलाइट SN1 नहीं जाता है। SN2 इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्राउडिंग होगी। इसलिए इनमें से कौन सा SN1 SN2 दोनों फेवर नहीं करेगा, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, कोई फेवर नहीं करेगा SN1 SN2 को। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे यार। हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिएक्शन डायग्राम इन द फॉलोइंग दिस, इनमें से इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हुए आपको कौन सा डायग्राम सही मैकेनिज्म में बैठ रहा है। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप काम करनी है हमने। सबसे पहले अगर मैं इसके मैकेनिज्म से चलूँ तो देखो एट द एंड क्या हो रहा है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है ना। लेकिन सबसे पहले क्या हो रहा होगा, मैं स्टेप फर्स्ट में एक बार ये ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे आपका कार्बोकटायन बन रहा होगा नो डाउट। तो एक कार्बोकटायन आपको यहाँ मिला। दूसरी बार जब आपने वाटर का अटैक किया तो हाइड्रोनियम आयन की वजह से आपको दोबारा कार्बोकटायन यहाँ मिला। कार्बोकटायन ना बोल सकते हो, उसको हाइड्रोनियम आयन कटायन बोल सकते हो। ठीक है, मतलब एक आपको कार्बोकटायन मिल रहा है, दिस इज अ कार्बोकटायन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, हल्के मत लेना इस क्वेश्चन को। एंड दिस इज योर हाइड्रोनियम कटायन, हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको दो बार क्या नजर आएगा, दो बार इंटरमीडिएट नजर आएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो इंटरमीडिएट +1 होती है। तो आपको यार ग्राफ में दो बार इंटरमीडिएट नजर आएगा, एक बार नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोकटायन और एक बार आपको नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो दो बार आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। तो बेटा अगर दो बार इंटरमीडिएट मिलेगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 3। मतलब ट्रांजिशन फेज पे कितने पीक्स बन रहे हैं, आंसर इज 3। अगर हमारे पास जितने पीक्स होते हैं उतने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे किस ग्राफ में आपको 3 पीक नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो दोस्त, ये इसमें आपको 3 पीक नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए यही एक ऑप्शन बैठता है आपके सामने कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत बच्चे इसका आंसर जो है ए लगाते हैं। ठीक है, देखो इसलिए गलती मत करना ए के लिए। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये 2 स्टेप की रिएक्शन है क्योंकि कार्बोकटायन है, SN1 फॉलो कर रही है। लेकिन यार हमने आपसे हमेशा कहा है कि जितनी बार रीअरेंजमेंट होगा, जितनी बार डिफरेंट कार्बोकटायन बनेगा, उतनी बार इंटरमीडिएट बनता है और उसके रिस्पेक्ट में ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में अपन लोग प्रोडक्ट बनाते हैं रोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्त ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन, इनमें से कौन सा SN2 रिएक्शन तरफ जाता है। तो आपको पता है कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है और ओवरऑल मुझे इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है। तो हम चाहते हैं कि वहां से अटैक कराऊं जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम से कम हो। अब देखो दोस्त, यहाँ पे तेरे को क्या दिखाई देगा, एक +I एक +H हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको -I दिखाएगा और आपको +R दिखाई देगा और यहाँ पे आपको -R दिखाएगा और -I दिखाएगा। तो सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख सकते हो कहाँ पे, D वाले पे है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको एक रेट का ग्राफ दे रखा है वर्सेस ये डिग्री बढ़ा रहा है, देखो क्राउडिंग बढ़ा रहा है।
तो आपसे बोल रहा है कि ये बी है और ये ए है, तो बताना है कि बी क्या होगा, ए क्या होगा। तो तुम्हें पता ही है यार SN1 के लिए हमेशा ऑर्डर क्या होता है 3 2 1, और SN2 के लिए ऑर्डर क्या होता है दोस्त 1 2 3 होता है ना यार। SN1 के लिए 3 2 1 और SN2 के लिए 1 2 3। तो आप मुझे बताओ पर्सनली यार कि ये मिथाइल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं रेट घट रहा है, और इधर ए से ए यहाँ जा रहे हैं तो रेट घट रहा है। मतलब ए वाले के लिए यहाँ रेट ज़्यादा है और बी वाले के लिए यहाँ रेट ज़्यादा है। तो बताओ बी वाले के लिए जहाँ क्राउडिंग कम है वहाँ रेट ज़्यादा है, तो मतलब बी वाला क्या होगा SN2 को फॉलो कर रहा होगा, है ना। बी वाला किसको फॉलो कर रहा होगा SN2 को फॉलो कर रहा होगा। और ए वाला जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है वहाँ पे रेट ज़्यादा है, मतलब कार्बोकेटाइन रूल को फॉलो कर रहा होगा, मतलब ये SN बन जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा यार, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दे रखा है, अभी मैंने पीछे करवाया है क्वेश्चन, NaNH2 है, तो देखो NaNH2 है तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ पे एक सॉल्ट बनने की चांसेस हैं। रिंग नहीं है यार, रिंग नहीं है दोस्त, आदत से मजबूर हो जाते हैं ना रिंग बनाने की। ये OH है यार, ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है दोस्त। अब तुम्हारे पास एक ये और एक ये है, किसका अटैक कराओगे, किसका अटैक कराओगे, बट ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है तुम इसका अटैक करा रहे हो। क्या फॉलो कर रहे हो बस मुझे बताओ, मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म बोलो। SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो क्या, तो ये इस पर अटैक मार देगा, अटैक मारेगा तो कुछ CH2 CH3 कहीं आ जाएगा, CH2 CH3 कहीं आ जाएगा। यार यहाँ मेरा फोटो उठवा रहा होगा, यहाँ देखो, आ रहा होगा दोस्त CH2 CH3, है ना। उसके बाद देखो आपको पता है ये CH3 आई है तो ठीक है, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ से गया खटक से आई अटैक हुआ, यहाँ पे भी SN रिएक्शन फॉलो हुई। अभी पीछे देखा SN रिएक्शन विद अल्कोहल, वही वही वही, ठीक है। यहाँ पे हमारी SN1 फॉलो हुई। ओके, तो कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, एक ही ऑप्शन बैठ रहा है यार B, बाकी तो पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने, है ना। और वैसे भी एक तरीका था मेरे पास डायरेक्ट करने का, देखो आपको H2PD BSO4 दे रखा है, लिंडलार्स कैटलिस्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे BSO4 जो है यहाँ पॉइजन का काम करेगा, मतलब अल्केन नहीं बना देगा, मतलब अल्कीन बनाएगा। और अल्काइन से अल्कीन भी कौन सी अल्कीन, तो दोस्त याद हो तो लिंडलार्स कैटलिस्ट हमेशा सिस अल्कीन बनाती है, तो A और C तो पहले हैप्पी बर्थडे हो गए, बचे B और D, ठीक है। तो अपना आंसर क्या बैठ गया, B बैठ गया, ठीक है। आई होप माय डियर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अभी तो बहुत शुरुआत की है न्यूक्लियोफिलिक के एप्लीकेशंस की। मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको SNI मैकेनिज्म बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे SNI रिएक्शन को प्रपोज की जाती है, कैसे NGP लगती है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको NGP सब्स्टिट्यूशन में कैसे टेक प्लेस होती है। इसके बाद दोस्त मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि और कौन कौन सी रिएक्शन इसके साथ हो सकती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ये मेरे इस कोड को तो यार मत ही भूलना, ठीक है। 10% यही डिस्काउंट आपको दिलाएगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी हमारे करंट प्लान को जो चल रहा है उसको ले लो, नहीं तो प्राइस हाइक हो गई तो भैया महंगा पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, नोटिफिकेशन को दबाना यार मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।